Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि G7 और ब्रिक्स के बीच में समानताएं और डिफरेंस देखेंगे। और जिस तरीके से अभी जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है उसमें G7 एक जो ग्रुप है जिसमें एक इंडिया पार्टनर है, बट वो G7 का पार्ट नहीं है, ऑब्जर्वर काइंड ऑफ पार्टनर है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स, जो कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है और आसपास की जो हम जियो पॉलिटिक्स चेंजेस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से पूरा माहौल बदलते हुए और G7 में जो नंबर्स ऑफ कंट्रीज हैं वो बढ़ते जा रही हैं, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो G7 से ज़्यादा मिल रहा है उन्हें ब्रिक्स में, या ब्रिक्स कहीं किन किन बातों पे लैक करता है। जो मैंने स्लाइड्स में बनाया है उससे स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो ब्रिक्स वर्सेस G7 दोनों कंट्रीज़ के, तो ब्रिक्स में और भी कंट्रीज़ हैं, बट जो मेन 5 कंट्रीज़ हैं जो जिन्हें आप या हम फाउंडर कंट्रीज़ कह सकते हैं, कि इन्होंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली इसमें कुछ देश तो बाद में ही आए थे, बट ठीक है, पहले ब्रिक था फिर ब्रिक्स हुआ, साउथ अफ्रीका बाद में आया था। तो 5 लोग इसमें ऑलरेडी थे पहले से। और अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है पूरे दुनिया में, एक एक करके चीज़ें बदल रही है, अमेरिका जिस तरीके से बिहेव कर रहा है पूरे वर्ल्ड के साथ, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि वो उस देश का अलाई है, अच्छा रिलेशन है या जस्ट एडवर्सरी है, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और चीज़ बदल रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि हर देश अपना अपना एक साइड चुनना चाहता है अभी के टाइम में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो लड़ सकते हैं, शायद कोई अगर बाहर से आक्रमण हो उस देश पे या ऐसा कुछ भी हो तो लड़ सकते हैं, बट ज़्यादातर देश जो हैं जो छोटे हैं, जिनकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है या फिर इकोनॉमिकली भी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान दे सके या नहीं ध्यान दे पा रहे, तो वैसे वैसे देश भी जिनको एक ऐसा मान लो कि प्रोटेक्शन चाहिए, एक जैसे यूएस का पहले चला करता था अम्ब्रेला प्रोटेक्शन, मतलब आप उसके अंदर या यूएस से आपका रिलेशन है तो यूएस आपको प्रोटेक्शन काइंड ऑफ थिंग देता था, या तो सामने वाले देश को पता होता था कि यूएस का एक किस तरह का रिलेशन रखता है, उसके अकॉर्डिंग सामने वाला ट्रीट करता था उस देश को। अभी वो बदल रहा है। अब आपको और हमें सबको पता है कि क्यों बदल रहा है, क्योंकि यूएस का जो ट्रीटमेंट है बाकी देशों से वो बहुत सराहनीय तो नहीं है, तो उसकी वजह से G7 में भी नीचे कंट्रीज हैं, कनाडा और बाकी कंट्रीज सारे, जर्मनी, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, उसमें इंडिया एक ऑब्जर्वर काइंड ऑफ। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज ब्रिक्स एक्रोन। तो ब्राज़ील, इन जो 5 देश है अपना, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो ओरिजिनल मेंबर है इनका एक एक्रोनिम है जिसे ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले जो सबसे लास्ट हमारा पॉइंट है उसमें है द टर्म ब्रिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001 बाय जिम ओ नायल, जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, वहाँ का जो तो उन्होंने ये ब्रिक वर्ड दिया था। देन एट गोल्डमैन सैक्स टू डिनोट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, द फर्स्ट इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑकर्ड इन 2006 at UN General Assembly with the inaugural summit held in Yekaterinburg, रसिया इन 2009। तो 2010 से फिर साउथ अफ्रीका उसमें आ गया और उसके बाद सारी चीज़ें चल ही रही है जैसे चल रही है। तो पूरा हिस्ट्री जो इसका देखा जाए, फाउंडेड इन, मतलब यही है कि 2001 में इससे एक नाम मिला और इसे इसलिए दिया गया था कि इकोनॉमिकली जो ये जो ग्रुप है कंट्रीज़ का, वो अपना ग्रोथ पे ध्यान दे सके और सारी चीज़ें अपनी सही कर सके अपने देशों में। अच्छा जी, फिर है कि एक्सपेंडेड इन 2024 टू इंक्लूड इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया ज्वाइन किया 2025 में। तो वो 4 कंट्रीज ऊपर के, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरबिया, 5 कंट्रीज और जुड़े 2024 में, और इंडोनेशिया 2025 में, तो 6 कंट्रीज और जुड़ गए इसमें, ठीक है। ए मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, नॉट अ फॉर्मल इकोनॉमिक ब्लॉक, फॉर्मली तो नहीं है बट ये वो डेटा है जो अभी तक अवेलेबल है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है या जो अभी अपडेट नहीं हुआ है। जिस तरीके से चेंज हो रहा है पूरा, अब देखो कि इन्फ्लुएंस जो चेंज हो रहा है या वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट जो कह रहे हैं लोग, तो वो यही है कि एक ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक में लोग अगर जा रहे हैं, तो चलो ठीक है, अगर मान ले तो नॉट ए फॉर्मल इकोनॉमिक ब्लॉक, बट लोग वहाँ जा क्यों रहे हैं? लोग जा तो रहे हैं ट्रेड की वजह से ना, कि ट्रेड यहाँ हमारा
इशू आ रहा है टैरिफ की वजह से, सैंक्शन की वजह से, तो हम एक नए ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ इकोनॉमी की बात हो रही है तो वहाँ देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले उस पर आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि G7 में क्या है। ठीक है, जी से ग्रुप ऑफ 7 ओवर, ये जो मतलब अलग अलग 7 देशों का समूह है, इसमें G8 था पहले, ये बाद में उसे रसिया को निकाल दिया गया उसमें से, और उसके बाद G7 बच गया। तो इंडिया एज एन एक आप कह सकते हो कि ऑब्जर्वर मेंबर जैसा है, जो इस बार G7 का कुछ दिन पहले, जिस समय हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जस्ट खत्म हुआ था, उसके बाद मोदी जी गए थे कनाडा G7 की मीट में, और उस समय भी आपको पता चला होगा कि पहले तो इंडिया को बुलाने के प्लान में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं बुलाएंगे, और जो कनाडा का भी हमारे साथ बर्ताव था उस समय तक, वो थोड़ा ऐसा ही था। जस्टिन ट्रूडो गया था, वो तो मतलब अलग ही था, हमारा रिलेशन वहाँ से बहुत ख़राब हुआ। अभी फिर जो आए थे उनका भी धीरे धीरे आए थे, तो चीज़ें संभल रही थी, बट तब तक के तो थोड़ा ऐसा था, और हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर था, तो इसमें थोड़ा ये था कि जाएंगे नहीं जाएंगे मोदी जी। बट हाँ, जब लोग वहाँ पहुँचे और फिर प्रेशर आया कि नहीं नहीं, लोग तो यहाँ इंडिया को बोल रहे कि नहीं नहीं, उनको इंडिया को तो बुलाओ, इंडिया के बिना कैसे हो सकता कोई भी इकोनॉमिक, जो सबसे ज़्यादा अच्छा जिसका इकोनॉमी परफॉर्म कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसको नहीं बुलाओगे तो कैसे होगा। फिर इंडिया को बुलाया गया वहाँ, और फिर मीटिंग हुई जिसमें ट्रंप मोदी के पहुँचने से पहले ही भाग चुका था, क्योंकि उसने बता दिया था कि सीज फायर उसने कराया है। ठीक है, डेफिनेशन है G7 इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिक्स इकोनॉमिक फोरम, सेम उसमें फॉर्मल नहीं है बट हो जाएगा, कुछ दिन की बात है बस। फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 7 एडवांस्ड इकोनॉमी फोकस्ड ऑन कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल पॉलिसीज, मेंबर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वो भी है। हिस्ट्री ऑफ फॉर्म 1975 एट G6 अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस, कनाडा ज्वाइन 1976, बहुत पुराना है भाई। रसिया वाज पार्ट ऑफ G8 2014 तक, उसके बाद बट नॉट सस्पेंडेड ड्यू टू क्रीमिया एनेक्सेशन, बट सस्पेंडेड ड्यू टू क्रीमिया को जो 2014 में एक्वायर किया रसिया, उसकी वजह से रसिया को निकाल दिया गया। ठीक है, 2025 मार्क्स 50 ईयर्स सिंस फर्स्ट मीटिंग, तो अभी जो गए थे जिसमें मोदी जी 50वां साल गिरा भी था इसका। ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल, एड्रेस इकोनॉमी इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी एंड ग्लोबल चैलेंजेस। एनुअल समिट 2025 होस्टेड बाय कनाडा, जहाँ गए थे। और फिर की फैक्टर, रिप्रेजेंट 40% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस टाइप का कुछ नहीं है, मतलब हमारे पास, मतलब इन द सेंस ब्रिक्स के पास, G7 में है। हम हमारे पास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम G7 के पार्ट फॉर्मल नहीं थे, बट ब्रिक्स के हम फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। ठीक है, तो इसलिए हम ब्रिक्स की तरफ की बात कर रहे हैं। तो इनका आप देख लो, 40% ग्लोबल GDP इनके पास है, और 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये अभी तक है जब तक के वर्ल्ड पावर, अभी मतलब वर्ल्ड पावर में कोई भी शिफ्टिंग नहीं आया। ठीक है, आगे देखते हैं। पॉपुलेशन कंपेरिजन जो है वो ब्रिक्स प्लस कहते हैं अब इसको, क्योंकि ब्रिक्स तो साउथ अफ्रीका तक था। अब इसमें और भी कंट्रीज जो जुड़ी हैं, जिनका मैंने आपको नाम बताया पहले स्लाइड में, वो सारे तो ब्रिक्स का जो पूरा समूह है, ब्रिक्स प्लस, वो डोमिनेट करते हैं इसमें पॉपुलेशन में। ठीक है, क्यों करते हैं भाई, सबका अगर रीज़न देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जितने, सबसे पहले इंडिया और चाइना, सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले 2 कंट्री, जो वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकंड कंट्री है पॉपुलेशन में, हाईएस्ट पॉपुलेशन में, वो दोनों इकट्ठे हैं। ठीक है, अगर ये हो जाता है, उसके बाद रसिया है, 5 देश तो है ही, फिर मैंने आपको 6 देश के आसपास फिर से बताया, और बाकी देशों से बात चल रहा है, इसमें और भी देश आएंगे। तो अभी के लिए टोटल पॉपुलेशन 2025 प्रोजेक्शन जो है ब्रिक्स और बाकी की जो मेंबर्स है 3.8 बिलियन, 46% ऑफ वर्ल्ड, वहाँ है 771 मिलियन, यहाँ 3.8 बिलियन। ठीक है, वो 10% वर्ल्ड का है। तो आप ऐसा समझो कि दूध में से छाली, क्रीम जो है निकाल लिया गया G7 G8 के नाम पे। ठीक है, और बाकी लोगों को छोड़ दिया कि अब तो तुम कहीं भी जाओगे, कुछ बेचना है या कुछ भी ऐसा करना है सोच रहे हो, तो हम ही में से किसी एक के पास जाना पड़ेगा, राइट। तो ये टॉप पे बैठ गए, और जो पेट्रो डॉलर या डॉलर का जो पूरा दादागिरी है ना, ये ऐसे बिछाया तो पहले से गया, चलाने के लिए ऐसा समझो कि मैंने जैसे किया गया कि भाई टॉप पे हम बैठ जाएंगे, और ऊपर वाला कंट्री जो बैठा हुआ है उसी के पास जाके आप ट्रेड करोगे, और तुरंत से कुछ भी होगा डॉलर निकाल के हाथ में देगा। ठीक है, और प्लस इनका मोनोपोली रहेगा पूरे वेस्ट का एक इकट्ठे। तो ये जितने भी इस तरह का चीज़ बनाया गया था, उसमें ये था, पहले रसिया था, फिर रसिया को 2004 में
2014 में निकाल दिया गया। तो अब रसिया से मतलब 2014 के बाद से ऑलमोस्ट 10 साल हो गया, 10 साल से वो अपने हिसाब से चला रहे सारी चीज़ें और किसी को पूछना भी नहीं है, ठीक है। ग्रोथ एनुअल रेट है 1.2% ड्रिवन बाई इंडिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, और उसका ग्रोथ एनुअल रेट है G7 का 0.3%। एजिंग पॉपुलेशन इन जापान, इटली, जर्मनी जो उनके है, वहाँ 3 देशों में जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी बुजुर्गों के नंबर ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन है। और आसपास की जो कंट्रीज है, अगर मान लेते चाइना है तो चाइना में ठीक है, थोड़ा एक लेवल है कि वहाँ बुजुर्ग अब ज़्यादा हैं, बट बाकी के जो कंट्रीज हैं वहाँ देखो तो थोड़े संभाल लेंगे, ठीक है। यहाँ उतना ज़्यादा भी नंबर नहीं है। मेड इन एज 31 ईयर यूथफुल डेमोग्राफिक, वहाँ 43 ईयर ओल्ड सोसाइटीज़ है, ठीक है, ओल्डर सोसाइटीज़ है वो यहाँ पे, और यहाँ पे यूथफुल मतलब नए लोग। तो ये कुछ है। अर्बनाइजेशन रेट 65% हमारा रैपिड अर्बनाइजेशन इन चाइना और इंडिया में है, और उधर ऑलरेडी हाईली अर्बनाइज्ड हैं जो भी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उन्हें ही डेवलप कंट्री कहा जाता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाते हैं वो इन्हीं कंट्रीज़ को कहते हैं, ठीक है। की इनसाइड ब्रिक्स प्लस हैज़ 5x पॉपुलेशन। अच्छा, आपको इसमें नहीं दिख रहा है क्या? एक सेकंड। हाँ, तो ब्रिक्स प्लस हैज़ 5x पॉपुलेशन ऑफ G7, 5 गुना हम ज़्यादा हैं उनसे, ऑब्वियस है। प्रोवाइडिंग मैसिव लेबर फोर्स एंड कंज्यूमर मार्केट potential. However, G7 benefit from higher education and skill level. UN projections show BRICS plus driving 80% of global population growth by 2050. तो ये प्रोजेक्शन है, इसका है, आप देख लो। UN ने प्रोजेक्ट किया है कि भाई 80% के आसपास ग्लोबल पॉपुलेशन होगा उसमें 2050 के आसपास, 20 साल, ठीक है। इस लेवल का ग्रोथ कुछ आकलन किया जा रहा है। ऑब्वियस रीजन है, जब आपके यहाँ यंग पॉपुलेशन होता है तो आप किसी भी जिस चीज़ में आप लगोगे उसमें आपको एक अलग तरह का ग्रोथ दिखता है, राइट। तो पॉसिबिलिटीज है। फिर कहते हैं कि इकोनॉमी देखते हैं क्या सीन है। जिससे मैं लीड्स इन इकोनॉमी टर्म, यू नो द रीजन। ब्रिक्स क्लोजिंग गैप मेट्रिक, नॉमिनल जीडीपी 2025 प्रोजेक्शन US ट्रिलियन, 32 ट्रिलियन, 29% ऑफ वर्ल्ड। ये ब्रिक्स का है। 29% हमारे पास जो है वो वेल्थ है, ठीक है, वर्ल्ड का। उधर 46 ट्रिलियन, दैट इज 45% ऑफ QF वर्ल्ड, ठीक है। हमारा उनको बहुत मतलब काफ़ी अंतर है यार, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा गैप है, ज़्यादा नहीं है, हम देख लेंगे, ठीक है। वो और वर्ल्ड का टोटल हेल्थ है 115 ट्रिलियन का। तो देखते हैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। GDP पर कैपिटा है US डॉलर में हमारे पास है $84,000, वेर इज चाइना 13,000, इथोपिया और $12,000 इंडिया को। इथोपिया का ये चाइना का है, वेरी चाइना 13,000 और इथोपिया 1,200। तो इन दोनों के बीच में, और जो एवरेज है वो है $84,100 और उनका है $59,000, ठीक है। इटली का और US का आप देख सकते हो 38,000 तो इटली का है, US का 85,000 है। बट देयर इज ए कैच जो अभी चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमें हमेशा याद रखना है, इसीलिए मैं अभी लेके आया था। GDP ग्रोथ रेट 2025 प्रोजेक्शन है 4.2%, लेड बाय इंडिया 6.2% एंड चाइना 4.5%, ठीक है। उनके यहाँ 1.7%, लेड बाय US 2.2, कनाडा 1.4। और बाकी यहाँ तो भाई हालत यह है कि उन्हें ज़बरदस्ती इलीगल इमिग्रेंट्स को रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो रही है, या है भी तो वो ओल्डर एज वाले लोग हैं, ठीक है। तो वहाँ ये सोच रहे हैं कि दूसरे जगह से माइग्रेट करा देंगे और फिर इन्हें हम अपने कल्चर में रख लेंगे और ये तो हमारे जैसे हो ही जाएंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि जो माइग्रेशन करेगा वो क्यों करेगा। अगर मेरा सब कुछ यहाँ सही चल रहा है तो मैं क्यों कहीं और जाऊँगा, राइट। या तो अब शौक है कि नहीं मुझे रहना तो वही है, तब जा सकते हैं, या तो फिर कुछ ऐसा है कि यहाँ कुछ क्राइम कर दिया, अब यहाँ रहने का कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ। इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, अब उस चक्कर में लगे पड़े हैं। की इनसाइट इसका है कि G7 नॉमिनल डोमिनेंस रिफ्लेक्ट्स एडवांस फाइनेंशियल सिस्टम एंड USD स्ट्रेंथ, ब्रिक्स प्लस एक्सेल्स इन PPP टर्म। यहाँ पे क्या आपके यहाँ जो जितना आपका ये पर कैपिटा GDP जो पर कैपिटा है वो जो आप ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे आपको नंबर्स में, लेकिन इनका जब
परचेजिंग पावर पैरिटी पे जाओगे तो वो वहाँ पे मात खाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि जैसे जो सामान, मान लेते हैं कि आप डॉलर में आपके पास पैसे हैं, मेरे पास रुपये में, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल। डॉलर में आपको $100 दे के आप कुछ सामान खरीद रहे हो वहाँ पे, जो हम यहाँ पे हो सकता है कि $100 में खरीदें, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी का बॉटल। हमारे यहाँ पानी का बॉटल $15 में आता है और $20 में, वो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं कि कहीं कहीं पे $20 में मिलता है, तो चलो $20 ले लेते हैं। अब सेम पानी का बॉटल अगर हम कन्वर्ट करते हैं उस करेंसी को, जिस करेंसी में डॉलर में अगर वो ले रहा है तो कुछ उसका प्राइस होगा, बट अगर उसको करेंसी को कन्वर्ट करेंगे हम अपने करेंसी में, तो उसका जो प्राइस होगा वो होगा 200 से $250 एक बॉटल का। तो इतना का गैप है एक ही सेम प्रोडक्ट के प्राइस में, ठीक है। अब उसमें क्या है कि हमारे पास अगर पैसे पर कैपिटा जीडीपी कम है तो हमारे सामान भी सस्ते हैं। उनका अगर पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा है तो उनके सामान महंगा है, राइट। आप पानी पीने के लिए $200 दे रहे हो, यहाँ पानी $20 में मिल जाएगा अगर खरीद के ही पीना है तो। ऐसा तो फ्री में भी अवेलेबल है, बट ठीक है, एक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, मतलब उस सेंस में। तो ये कुछ सेंस है, ये कुछ चीज़ है। और उसमें IMF फोरकास्ट ब्रिक्स प्लस ओवरटेकिंग G7 इन नॉमिनल जीडीपी बाय 2025 ड्यू टू हायर ग्रोथ। प्रोजेक्शन ये आ चुका है IMF का कि भाई कुछ दिन में ब्रिक्स ऑलरेडी जीडीपी उसके ऊपर चला जाएगा, ब्रिक्स वाला G7 का, ठीक है, 2045 का है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है शायद ये न्यूज़ जल्दी मिल जाए। इकोनॉमी और पीपीपी, इकोनॉमी में पीपीपी जीडीपी एंड अदर मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है। पीपीपी जीडीपी 2025 ट्रिलियन में है, तो देखते हैं इसको। 65 ट्रिलियन ब्रिक्स का है, 35% ऑफ वर्ल्ड, 30% ऑफ वर्ल्ड है G7 के पास। हमारे पास 35% है, उसके पास 30% है, 47 ट्रिलियन, ठीक है। ये 2025 का है। शेयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट 2024 का डेटा है, 23% ब्रिक्स का है, राइजिंग। चाइना 14% करता है उसमें से अकेले। G7 का 29%, डिक्लाइनिंग US 12%, ठीक है। वो डिक्लाइन कर रहा है, हम राइज कर रहे हैं। इंट्रा ब्लॉक ट्रेड 2024 उसका है 1.2 ट्रिलियन, ग्रोइंग 15%, और एंड ऑफ द ईयर तक जाएगा। और जो डेटा था वो, ठीक है। G7 में 3.5 ट्रिलियन स्टेबल है, कोई ग्रो नहीं कर रहा है, जो है वो है, यही है हमारा। तो ठीक है, हम धीरे धीरे पहुंच जाएंगे शायद। नेचुरल रिसोर्स की शेयर 45%, ऑयल प्रोडक्शन 42%, वीट 52%, राइस ये हम करते हैं। ब्रिक्स वाले 10% ऑयल, एडवांस टेक, मिनरल, खाना पीना भूल जाओ, लेकिन बेचना इनको हर चीज है। की इनसाइट है, पीपीपी एडजस्ट फॉर लिविंग कॉस्ट फेवरिंग ब्रिक्स एंड ड्यू टू लोअर प्राइस इन इमर्जिंग मार्केट, ब्रिक्स प्लस लीड इन कमोडिटीज इज 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल वाया न्यू मेंबर लाइक UAE, ईरान। हाँ ब्रो। और एक और चीज है बताता हूँ, G7 डोमिनेट्स सर्विस टेक ट्रेड, प्रोजेक्शन ब्रिक्स प्लस इंफ्रा ट्रेड टू हिट 2 ट्रिलियन बाय 2030। तो कुछ ऐसे इस तरीके से बदल रहा है चीजें कि हमारी जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो कम है, प्लस हमारा जो मार्केट है वो मर्ज कर रहा है क्योंकि हमारे प्राइसेस सस्ते हैं। अब जैसे चाइना ही मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बना, क्यों चीज़ों को सस्ता बेचा उसने, राइट। जिन चीज़ों को एक कॉस्ट दे के हम मतलब अलग अलग कंट्रीज बनाती थी, फिर अलग अलग ट्रेड होता था, चाइना ग्लोबली सबके लिए बनाने लगा, एक जगह बनाने लगा, और उसके अपने रूल्स हो गए, और उसके बाद जो उसको प्राइस सही लगा उस पर बेचा, ठीक है। तो सेम चीज़ है कि अगर सामान और सारे कंट्रीज उससे लेने में उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ऑल्टरनेटिव थे तब तक के यार धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और नहीं तो उसके सस्ता में चाइना बेच रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें जो 30% ग्लोबल ऑयल है वो UAE, ईरान, और अभी तो खैर इंडिया भी वर्चुअली बना हुआ है, ठीक है, रसिया वाया रसिया। तो ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रेड वॉल्यूम कंपैरिजन है मैट्रिक्स। तो एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रेड शेयर है मर्चेंडाइज में, वो 2024 का डेटा है 23.3%, ब्रिक्स का 7.5 ट्रिलियन, और G7 का 28.9%, ज़्यादा दूर नहीं है, 9.4 ट्रिलियन, टोटल वर्ल्ड 32 ट्रिलियन। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस समय एक बार यूक्रेन और रसिया का मुद्दा खत्म होते दिख जाएगा आपको कि सॉल्व हो रहा है या हो चुका, मेरी बात मानो, उसके बाद US और यूरोपियन देशों पे हमारी आंखें रहेंगी,
कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आग वहीं लगेगा। यूरोपियन यूनियन हर संभव प्रयास करेगी, जैसे कि उसमें आप मान लो फ्रांस है, फ्रांस हमेशा कुछ ना कुछ ब्रिक्स को लेके कुछ ना कुछ इनपुट देता रहता है, ठीक है, और वो थोड़ा रेबेलियन टाइप है भी। तो जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव कर रहा है, या मैक्रोन को एक टाइम पे ट्वीट करके बहुत कुछ बोल दिया था G7 के टाइम पे ही, तो वो भी एक चीज़ है। और प्लस यूरोपियन कंट्रीज अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढे कि भाई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा दुनिया को कॉलोनी बना के रखा हुआ था, अब वो ये झेल नहीं पाएंगे ऐसे, ठीक। तो वो अपना कुछ ना कुछ, और उसके लिए चाहे उनको ब्रिक्स आना पड़े, पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, क्योंकि उनको जो चाहिए वो ब्रिक्स के पास सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मार्केट है, सब कुछ है। और ब्रिक्स में ऐसा कोई भी मोनोपोली या कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि ब्रिक्स बना ही है मल्टीपोलर ट्रेड के लिए। तो वहाँ पे कोई भी, और ये पूरा एक डेमोक्रेटिक टाइप से सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी को हेजमनी नहीं चलाना अपने करेंसी का, या कुछ भी डोमिनेंस ऐसा नहीं करना है। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप आओ और ओपन मार्केट से मार्केट है समझो, जिससे देश से चाहिए उससे ट्रेड करो, पूरे यूनियन से ट्रेड करना है यूनियन से ट्रेड करो, जो करना है करो, तुम ट्रेड करना है ट्रेड करो। करेंसी आप डिसाइड कर लो किस में आप ट्रेड करोगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्टेड 2025 ग्रोथ 5% है हमारा ब्रिक्स का, और 2% है G7 का। इंट्रा ब्लॉक ट्रेड 614 बिलियन, राइजिंग चाइना रसिया की 3.5 ट्रिलियन, मैच्योर नेटवर्क ऑलरेडी है उनका भाई। तो इंट्रा ब्लॉक ट्रेड में तो 2024 का है, बहुत चीज़ बदल गई है, और अभी जिस तरीके से एससीओ की मीटिंग चल रही है और चीज़ें बदलेगी। की ट्रेड पैरामीटर पार्टनर है इंडिया, ब्रिक्स प्लस 20%, G7 30%, इंट्रा G7 40% और ब्रिक्स में 15%, ठीक है, G7 का है। की इनसाइट्स है कि ब्रिक्स प्लस एक्सपोर्ट ग्रीव 12.6 शेयर सिंस 2000, EY export driven by China 62%, block export. G7's trade is more diversified, index 0.33 versus BRICS plus 0.53. WTO data. Okay. WTO ठीक है। WTO data BRICS plus could overtake G7 trade share by 2026. ठीक है। Focus de-dollarization 47% in intra trade in RMB, ठीक है, अदर लोकल ये है। तो सारे लोग कह रहे हैं, इंडिया से जितनी बार पूछा गया, इंडिया ने बोला कि हम डी डॉलराइजेशन, हमसे ही पूछ रहे हो आप, आपको लगता है हम ये सब करेंगे? नहीं नहीं। और यहाँ के सारे लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने अपने करेंसी में करेंगे भाई हम, क्योंकि ऑलरेडी ईरान देख लो, रसिया देख लो, और भी कंट्रीज देख लो जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं क्योंकि वो डॉलर यूज़ कर रहे थे। और ईरान इतने दिन से सर्वाइव कर रहा है, रसिया इतने दिन से सर्वाइव कर रहा है, उनके ऊपर से सैंक्शन नहीं हटाया अभी भी, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन्हें लग रहा है कि क्यों हम करें डॉलर में ट्रेड, और तुम बार बार ऐसे तंग करोगे, नाम खराब होता है। इससे बढ़िया है कि हम अपने करेंसी में ट्रेड करेंगे और चीज़ें हैंडल कर लेंगे हम लोग अपने एंड पे। मिलिट्री स्पेंडिंग जो है, मिलिट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, तो मिलिट्री स्पेंडिंग है 2024 का US बिलियन डॉलर में देखेंगे तो 350 बिलियन डॉलर हमने खर्च किया है। 26% ऑफ वर्ल्ड हमारे पास, 1.3 ट्रिलियन 53% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और नेट ऑटो मिला के भाई पता नहीं क्यों करते इतना खर्चा जब रिजल्ट इनका ये है। तो प्रोजेक्टेड 2025 स्पेंडिंग 380 बिलियन प्लस 9%, और वहाँ 1.4 प्लस 8% ट्रिलियन है उधर। एक्टिव पर्सनल मिलियन में है ये 18, लेड बाय चाइना 2 मिलियन और 1.5 मिलियन इंडिया। 3.7 इसमें G7 में, लेड बाय US 1.4 मिलियन, और बाकी सब छुटपुट है। ये फेक नंबर लग रहा है मुझे, बाकी कहाँ से लेके आए ये, चलो ठीक है। न्यूक्लियर वॉरहेड 2024 तक 6000 है, रसिया 500, चाइना, अच्छा रसिया के पास है 5500 और चाइना के पास है 500 डिफरेंस है। और 5000 US के पास है 3700, फ्रांस के पास है 290, यूके के पास है 225, तो टोटल है उनके पास 5000 वॉरहेड्स न्यूक्लियर में। SIPRI डेटा G7 $877 billion, lead in tech and advanced system. BRICS Plus has 5x manpower but fragmented, no unified command. हाँ ऐसा है, कोई कमांड नहीं है अभी तक। ब्रिक्स प्लस ग्रोइंग रसिया चाइना मॉडर्नाइजेशन, और ये शायद इस बार के मीटिंग में होगा, और ये इंडिया होस्ट करने वाला है।
G7 NATO focus on alliance easy 5% GDP टारगेट बाय 2025, जो अभी चाइना ने सॉरी यूएस ने कहा है सारे यूरोपियन कंट्रीज को कि भाई नेटो कंट्रीज को कि अपने अपने 5% लगाओ इकोनॉमी के, और इसके पैसे मैं नहीं दूंगा, और नेटो चलाने के अपने लगाओ, और देखो इसको जो चलाना है नेटो चलाओ अपने खुद से, मैं नहीं दे रहा इतने पैसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इनोवेशन क्या क्या है दोनों के बीच में देखते हैं। इनोवेशन में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दोनों ग्रुप्स में है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक जो है 2024 का एवरेज जो डेटा है उसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो 45th चाइना 11th पे, इंडिया 39th पे है, और G7 5th है जिसमें यूएस 3rd और जर्मनी 8th। ठीक है, R&D स्पेंडिंग परसेंटेज जो है जीडीपी का चाइना करता है 2.1, मतलब टोटल ब्रिक्स का 2.1% है, जिसमें चाइना 2.4% करता है, इंडिया 0.7% करता है। जो G7 है उसमें 2.8% है टोटल, यूएस जिसमें से 3.5 करता है, जापान 3.3 करता है। ठीक है, आगे पेटेंट्स चलते हैं। 1.5 मिलियन है, चाइना का 1.6 मिलियन है अकेले, 0.8 मिलियन यूएस का 3 लाख, जापान का है 2.5 लाख। एक सपोर्ट जो है वो 2024 तक 25% चाइना डोमिनेंट है, और यूएस जर्मनी जापान मिलकर 40% रखते हैं। तो ये सब तो सही बात है यार, ये सब तो बिल्कुल सही बात है कि अभी G7 में आप इन सब चीज़ों पे छू नहीं सकते। ठीक है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से ही इंडिया यूएस के साथ इतना अच्छा मिला के चल रहा था। नहीं तो जिस समय मोदी आए थे उस समय तक के रिलेशन इतना ही बढ़िया नहीं था। इंडिया यूएस के साथ ऐसा ही था कि हाँ ठीक है, अगर सब सही चल रहा है तो सही चल रहा है। फिर जो चेंजेस हुई और जिस तरीके से मोदी ने कैरी किया, और बहुत सारी चीज़ें हमें फ़ायदा हुई है यूएस से, उन चीज़ों को देखा जाए प्लस अभी का सैंक्शन देखा जाए, तो फिर भी अभी के लिए ये कह सकते हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी की गवर्नमेंट है यूएस में, सैंक्शन ही है ना, ठीक है हम दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं उसे, बट जो पहले थ्रेट्स थे अलग अलग, वो तो नहीं मिल रहा ना, कम से कम उनमें से कुछ थ्रेट तो कम हो चुके हैं हमारे देश के लिए। तो इन चीज़ों को देख के, और ये सारे जो डेटा इनके पास, जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, इनके पास जिस तरीके का इनोवेशन है इनके पास ऑलरेडी, जो इनके पास पैसा था, इन्होंने बहुत सारे R&D पे खर्च किए, चीज़ें बनाई, इनोवेट किए। नए टेक में आप देखो ना, जाइंट्स, तो ऐसी चीज़ें आई है इनके साइड से क्योंकि इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पास खाने को पैसे नहीं हुआ करते थे भाई, तो ये R&D पे कौन जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि हमारा बेटर हो जाए, जिस तरीके से हम चल रहे हैं, और दिख भी रहा है कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, चीज़ें इतनी बिगड़ी है तो थोड़ा टाइम लगा के उसको सुधार सकते हैं। WIPO GII डेटा कहती है G7 एक्सेल्स इन हाई टेक EG AI सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे आएगा AI वाला पार्ट। AI में सच में हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए हैं अभी के लिए, जब तक के कोई कुछ नया नहीं बनाया था। अब इसके पीछे काम चल रहा है, देखते कितने देर में क्या सही आता है। चाइना ने डीप सीक बनाया था वो उतना ही डीप चला गया, ठीक है, आया था और जितनी स्पीड से आया उतनी स्पीड से गया, तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी देखो अब ग्रॉक, चैट जीपीटी, क्लॉडी, जो भी है आपके आसपास सारे उधर वेस्ट के यूरोपियन कंट्रीज के हैं या अमेरिकन कंट्री है, ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, R&D ठीक है, तो ये हो गया। पेटेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्रिक्स सजेस वॉल्यूम, चाइना नंबर 1 पेटेंट्स, ब्रिक्स में पेटेंट बहुत पास है, जो सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। प्रोजेक्शन ब्रिक्स प्लस R&D टू मैच G7 by 2030 वाया इन्वेस्टमेंट इन चाइना और इंडिया, तो मैच कर सकते हैं हम। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज़ होगी, अभी टाइम है थोड़ा सा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसका कंपैरिजन जो है ये देखेंगे, तो इसमें तो नो डाउट जो ऑलरेडी एडवांस्ड कंट्री है उसकी सब इन सारी चीज़ों में अच्छी होगी। ठीक है, तो SDI स्कोर 2024 का देखें तो 0.7, चाइना 0.79 है, और इथोपिया 0.49, उधर 0.92 है, नॉर्वे 0.96, US 0.92। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारा, ओके, हमारा है 72 ब्रिक्स का, और 81 है G7 का, जिसमें से जापान का 84 है, US का 77, या सॉरी इंडिया का 70 और UAE का 79।
एजुकेशन इंडेक्स 0.65, रसिया 0.80, साउथ अफ्रीका 0.65 और उधर कनाडा में 0.93 है और ओवरऑल 0.9। ये है G7 का। इनकम टैक्स भी आपके सामने ही है, उनसे कम ही है हमारे। तो इनसाइट है UNDP 2024, उसका डेटा वो कहते हैं कि G7 स्कोर वेरी हाई SDI, ठीक है। ब्रिक्स प्लस मिक्स्ड हाई टू मीडियम गैप, G7 फोकस ऑन एजुकेशन हेल्थ एंड हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्रिक्स प्लस इंप्रूविंग इजी एग्जाम्पल चाइना अप टू 10% सिंस 2010। यहाँ पे कैच है भाई, यहाँ पे कैच ये है कि हम लोग कॉलोनीज रहे, कॉलोनी बन के रहे ना इतने साल। हम क्या रहे, हम स्लेव जैसे ट्रीट हुए, हम कॉलोनी जैसे ट्रीट हुए। उन्हें जो चाहिए था हमारे यहाँ के लूट के लेके जाते थे, उनके पास पैसे रहे, आराम रहा, हम मेहनत करते थे, आज भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रीज होती है, हमारे वर्कर्स होते हैं, वो उसको पैसा देते हैं और लेते हैं। अब उनके पास धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। यूरोपियन यूनियन की खाट खड़ा, मतलब यूरोप का तो पूरा ऑलमोस्ट खाट खड़ा हो चुका है, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं बिगड़ा, अगर नहीं संभालेंगे तो ऑब्वियस है कोई और ऑप्शन है नहीं बचा हुआ। दूसरी साइड अगर आप अमेरिका को देखते हो तो अमेरिका का देखो, जिस तरीके से उसके पास कर्ज है और जिन तरीकों से डॉलर का जो मतलब मार्केट जो चल रहा था, हेजमनी चल रहा था डॉलर का, और लोग उसको जिस रेट से बाइकआउट कर रहे हैं समझो, या नहीं चाहते कि हम डॉलर में ट्रेड करें, तो ये एक डाउनफॉल तो लेके आएगा और जो भयंकर होगा। जैसे जैसे आगे आएगा हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो चीज है HDI, ये दो तरीके से नापना चाहिए। एशिया वालों के लिए अलग बनाओ भाई तुम लोग, और तुम अपने लिए अलग बनाओ। अपना एक HDI का जो रूल है वो बनाओ। आपस के देशों में देखो कि तुम लोग में से जो देश है, जितने तुम्हारे देश हैं, उनमें ऊपर नीचे कौन है, और एशिया वालों को एशिया वाले देश में देखने दो। ये जो तुम ऊपर गद्दी में बैठ के नीचे वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो, जिनको पता नहीं कितने साल तक कॉलोनी बना के रखा, कभी तुम पुर्तगाल, फ्रांस, ये ब्रिटेन, नाम लो उधर के, और लोग यही कर रहे थे उस समय, और क्या चल रहा था। और उसके बाद तुम कहते हो कि अरे अब 60-70 साल तो हो गए ना, 70-80 साल, अब तो तुम कंपेयर तो कर ही सकते हो। अबे 100 साल से तुम हमारे पैसे खर्च कर रहे हो, वो नहीं कर पाए हो। तुम चाहते हो पूरे छोड़ छाड़ के उतने दिन का, और हम 100 साल में कम बैक कर लें। चलो आगे देखते हैं, ये तो होगा। अदर की मैट्रिक्स जो है, गोल्ड रिजर्व जो टन में है वो है 5500, 5500 हमारे पास ब्रिक्स के पास, और G7 के पास है 8100, ठीक है। जिसमें से US के पास 8133, जर्मनी 3352, अच्छा, चाइना, ठीक है। फिर डेब्ट टू GDP रेशियो जो है 65% है ब्रिक्स का, और G7 का 120%। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस जो है, न्यूयॉर्क डेवलप NDB जिसे कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया है एक, उसमें 100 बिलियन, और IMF वर्ल्ड बैंक, उनका तो बात ही नहीं कर सकते। अब ये सब पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बहुत सारी चीज़ें होगी यार उनके पास। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट CO2 इमिशन शेयर 45%, चाइना अकेले 30% करता है भाई, 25%, जिसमें से US 14% करता है। ब्रिक्स प्लस लीड रिसोर्सेज 45%, एग्रीकल्चर 30%, ऑयल। G7 हैज हायर डेप्थ बट अ स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन। ब्रिक्स प्लस पुशेस रिफॉर्म, UNSC एक्सपेंशन जैसे, मतलब करता है भाई, ब्रिक्स प्लस ही करता है। G7 को फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं ने तो कानून बनाया, वो क्यों करेंगे चेंज, अपने लिए ही तो बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ भी आप देखो कि भाई हमारा चल रहा है ग्रोथ, और धीरे धीरे आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फ्यूचर का जो प्रोजेक्शन है वो अभी के, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये डेटा अभी का नहीं है, ये पुराना डेटा पे जो भी चीज़ें मैंने बनाई है। अभी जितने चेंज हो रहे हैं, ये डेटा कलेक्टिवली अभी तक अवेलेबल नहीं है हर जगह, तो मतलब कहीं पे कुछ नंबर दिख रहे हैं, कहीं पे कुछ दिख रहे हैं, तो अभी के लिए मैंने छोड़ा। और एक सर्टेन, जब तक कि ये सारी चीज़ें नहीं हो गई थी तब का डेटा उठा के, और उसके बाद से जब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने के नहीं शुरू हुए थे ना, तब का डेटा पे मैंने ये सारी चीज़ बनाई है। तो प्रोजेक्शन है 2030 से 2050 के बीच में क्या होगा। इकोनॉमी ब्रिक्स प्लस टू रीच 50% ग्लोबल GDP, जो परचेज पैरिटी के साथ रहेगा, पावर पैरिटी के साथ, बाय 2030 IMF ने कहता है। सरपासेस G7 नॉमिनल बाय 2045, G7 ग्रोथ स्लोस 1.5% एवरेज, ठीक है। हमारा 50% के आसपास बता रहे हैं ये, और ये IMF ने बताया। ट्रेड जो है उसमें ब्रिक्स प्लस इंट्रा ट्रेड
टू 2 ट्रिलियन बाई 2030, डी डॉलराइजेशन 47% RMB यूज, ठीक है। फिर G7 मेंटेन सर्विसेज डोमिनेंस, या तो चाइना या तो इंडिया, सर्विसेज तो 2 लोगों के पास ही है। मिलिट्री G7, नाटो स्पेंडिंग 1.5 ट्रिलियन, ब्रिक्स प्लस मैन पावर टेक गैप नैरो, वो 1.5 ट्रिलियन खर्च करते हैं और हम मैन पावर और टेक डाल के उसका जो नैरो गैप है उसको छोटा करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। इनोवेशन SDI, ब्रिक्स प्लस SDI टू 0.8 by 2030, G7 leads R&D but faces एजिंग चैलेंज, ठीक है। इम्प्लीकेशन क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड, ब्रिक्स प्लस चैलेंजेस G7 ऑन गवर्नेंस, इजी UN रिफॉर्म, रिस्क ट्रेड वॉर, फ्रेगमेंटेशन, अपॉर्चुनिटीज, साउथ साउथ कोऑपरेशन। आगे देखते हैं कंक्लूजन जो है, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये कंक्लूजन, इसका कोई सेंस नहीं बनता अभी के लिए, तो अभी जितना चेंज हो रहा है, बट इसका पूरा कंक्लूजन यही था। कुछ कुछ चीजें तो मिल ही जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ है ब्रिक्स प्लस एक्सेल्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्सेस रिप्रेजेंट ग्लोबल साउथ, G7 लीडर इन पर कैपिटा वेल्थ, इनोवेशन, मिलिट्री टेक, ठीक है, ये बात तो सही है। चैलेंजेस ब्रिक्स प्लस इंटरनल डिवीजन, EG इंडिया चाइना, G7 एजिंग डेमोग्राफिक डेप्थ, 2-3 चीजें जो उनके यहाँ बुजुर्ग ज्यादा हैं और प्लस उनके यहाँ कर्ज है, तो इन सब को लेके चैलेंजेस है उनके पास। हमारे पास इंटरनल डिवीजन है चाइना और इंडिया के बीच में है, तो भाई चाइना और रसिया के बीच में ये भी है। आउटलुक ब्रिक्स प्लस राइजिंग फास्ट बट G7 रिटेन इंस्टीट्यूशनल एज, ग्लोबल कोऑपरेशन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो वही, लेकिन अब तो बहुत बदल गई हैं चीजें, तो अब तो थोड़ा देखना पड़ेगा। रिकमेंडेशन है इनहैंस मल्टीलैटरल, जिन चीज़ों पे हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं उसको इनहैंस कर सकते हैं। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर मोर IMF UN रिपोर्ट, ठीक है। सॉरी, लास्ट में इसके बाद जो रिपोर्ट था, ये था पूरा जो हमारा ब्रिक्स है उसके ऊपर का। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और शाम को मिलते हैं लाइव में। तो जय हिंद, जय भारत, राम राम और नमस्कार।